नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 8 की पुस्तक जो कि राजनीतिक शास्त्र का उसका चैप्टर 4 जो कि चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। चैप्टर 4 का नाम है न्यायपालिका। इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास जानने वाले हैं। इसका हम लोग जो है प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। तो बने रहे आप लोग इस वीडियो में और हम शुरू करते हैं आप लोग का क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप लोग को बुक में इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग जो है इस प्रकार से। अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो है अभ्यास का प्रश्न है, आप लोग यहाँ से देख लेंगे। ये आप लोग का जो है अभ्यास का प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों का हम लोग जो है बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो टोटल प्रश्न की संख्या आप लोग का 9 प्रश्न है। इन सभी को जो हम लोग बारी बारी से इनका जवाब जानते हैं। तो बने रहें आप लोग हमारे वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पुस्तक जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए विशेष करके हैं, जो कि चैप्टर 4 अध्याय 4 न्यायपालिका। इसका जो हम लोग अभ्यासों के प्रश्न जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न और देखेंगे आप लोग पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? न्यायपालिका को स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो कहने का अर्थ यहाँ पे है कि आपकी राय में जो है न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का क्या है, मुख्य कार्य है। कि न्यायपालिका क्या करेगा? कानून को लागू करेगा और जो मौलिक अधिकार होंगे उनको जो है कायम रखेगा। तो आपके अनुसार में, आपकी राय में जो है ये महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों होना चाहिए? चलिए इसका जवाब हम लोग जानते हैं उत्तर में। देखिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है क्योंकि यदि न्यायपालिका सरकार या नेता के दबाव में काम करेंगे क्योंकि यदि न्यायपालिका सरकार और नेता के दबाव में काम करेंगे तो वे निष्पक्ष फैसला नहीं दे पाएंगे। मौलिक अधिकारों की रक्षा तभी हो सकती है जब न्यायपालिका किसी बाहरी दबाव से मुक्त हो। न्यायपालिका किसी बाहरी दबाव से मुक्त हो और केवल संविधान व कानून के आधार पर निर्णय ले। और केवल जो है संविधान और कानून के आधार पर ले। देखिए कभी कभी क्या होता है, न्यायपालिका पे जो है ऊंचे लोगों का, पैसों वालों का, जैसे नेता लीडर का जो है दबाव आ जाता है कि आपको जो है ऐसे फैसला करना पड़ेगा। उस समय जो है न्यायपालिका जो है थोड़ा बहुत लड़खड़ा सकती है, लेकिन न्यायपालिका जो है हमारे भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। और ये जो है कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पे जो है इसको फैसला करना चाहिए और संविधान के अनुसार जो है कानून जो है उनके आधार पर निर्णय लेना चाहिए न्यायपालिका की। इसलिए जो है स्वतंत्र होना चाहिए ताकि जो है कोई दूसरा इस पे जो है कोई दूसरा जो है इस पे अधिकार न कर ले, किसी दूसरे के दबाव में जो है ये न्याय न कर दे। तो ये था हम लोग का पहला का जवाब। अब जानते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। अब हम लोग जानते हैं दूसरा प्रश्न। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। अध्याय 1 में जो है मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे उसे फिर से पढ़ें। आपको ऐसा लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। तो न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो मनुष्य के उनके अधिकार बताते हैं, उनको स्वतंत्र जीने की आज़ादी देती है। यदि कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो नागरिक सीधे न्यायालय जा सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जो है के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से रहने नहीं देता है, तो इसका दुर्व्यवहार हुआ। तो वो व्यक्ति जो है जिसके साथ गलत हो रहा है वो नागरिक सीधे न्यायालय जा सकता है
इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का सबसे अहम हिस्सा है। और ये अधिकार अगर रक्षा नहीं करेगा न्यायपालिका तो फिर ये नागरिक कहाँ जाएंगे अपना न्याय लेने के लिए, क्योंकि यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाता है और यह लोकतंत्र को जो है लोकतंत्र की जो स्तंभ है उनको भी जो है मजबूत बनाते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग जानते हैं, नीचे 3 स्तर के न्यायालयों को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला किया। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर भी देखना है। तो देखिए आप लोग का जो बुक में इस प्रकार का जो है त्रिस्तरीय त्रिकोणमिति वाला आधार पे जो है इस प्रकार से जो है त्रिकोणमितीय आकृति जो है स्तर जो है बताया गया था आकृति। इसमें जैसा कि न्यायालय को जो है 3 स्तर में दिखाया गया था, जैसे कि सबसे नीचे जो है निचली अदालत हो गए, वहीं जो है उच्च न्यायालय बीच का न्यायालय है, वही सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे ऊंचा न्यायालय। इस प्रकार से जो आपका चित्र दिखेगा बुक में। तो यहाँ पे हम लोग को जो है सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया वो तीनों में जो है बताना है। तो चलिए देखते हैं हम। न्यायपालिका की संरचना 3 स्तर होती है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली न्यायालय। ये सब जो है न्यायपालिका की स्तर होती है। और वही हम लोग जो है अगला देखते हैं कि क्या आखिर फैसला दिया। देखिए सुधा गोयल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि वयस्क स्त्री अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जो स्त्री वयस्क है, जो कि 18+ है, वो अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, उस पर किसी का दबाव बिल्कुल नहीं होगा। तो ये था सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। वहीं अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़ना है। जो व्यक्तिगत सही है उन पर सही का निशान और लगाना है, और जो गलत है उन पे जो है उनको ठीक करना है। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं कि आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। जो आरोपी थे उसे जो है निचली अदालत में सही से न्याय नहीं मिला होगा, इसलिए वो कहाँ लेके चले गए, उच्च न्यायालय में। तो क्या ये सही है? था हाँ, ये बिल्कुल सही है। यदि हम लोग का मामला निचली अदालत में जो है नहीं सुलझता है, उसमें यदि हम लोग को लगता है कुछ त्रुटि है, तो हम लोग जो है अगला न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। वहीं जो है हम लोग दूसरा कथन देखते हैं, और दूसरा कथन देखेंगे आप लोग, उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती के खिलाफ केस सुप्रीम न्यायालय में ले जाया गया। तो उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती के खिलाफ केस सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया। क्या ये सही था? तो ये भी बिल्कुल सही है। यदि हमें निचली अदालत में, उच्च न्यायालय में इन दोनों से असंतुष्ट है तो हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय में केस ले जा सकते हैं। हम लोग कहाँ ले जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। हाँ, यदि सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फैसला हो जाता है, यदि वो बोल देता है कि तुम सच में जो है दोषी हो, तो आप लोग को फिर वापस जो है सजा काटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है अब कोई सरकार नहीं है। हाँ, यदि आप लोग जो है जेल में जाके कुछ अच्छा काम कीजिएगा तो वहाँ पे जो है सजा कुछ कम हो जाएंगी, या फिर जैसे फांसी वगैरह होने वाली होगी तो राष्ट्रपति में देखेंगे आपका जो है राष्ट्रपति देखेंगे कि आप लोग सुधर गए हैं, बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा दोबारा, तो वो आप लोग का जो है फांसी भी जो है आप कर सकता है। वही देखेंगे, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट होते हैं तो वे दोबारा निचली अदालत में जा सकते थे? बिल्कुल नहीं। अब सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो है दूसरा कोई न्यायालय है ही नहीं, क्योंकि नीचे से ऊपर उठ के गया है तो फिर ऊपर से नीचे उठ के कैसे आएगा? तो ये बिल्कुल गलत होगा। वही हम लोग जो है 5वां प्रश्न देखते हैं, और 5वां प्रश्न आप लोग देखेंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई
जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। क्योंकि गरीब और अशिक्षित वर्ग लोग सीधे अदालत नहीं जा पाते थे। जनहित याचिका से कोई भी व्यक्ति या संस्था समाज के किसी बड़े हित से जुड़े मामले को अदालत के सामने रख सकता था। इससे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को न्याय मिलने का रास्ता खुला। तो कहने का अर्थ ये हो गया, जो गरीब होंगे, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होंगी, अशिक्षित लोग, वो सीधे अदालत तो नहीं जा पाएंगे। कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो क्या पता करेंगे। तो इनके लिए जो है जनहित याचिका से बड़ा बदलाव हुआ। एक व्यक्ति या संस्था से जुड़कर जो है किसी बड़े हित से जुड़े मामले को अदालत में रखा जा सकता है और गरीब और वंचित लोग को जो है उनको भी जो है बराबर का न्याय मिल सके, इसलिए जो है जनहित याचिका लाई गई। वही जो है हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, साईनाथ तेलुगु समाचार पत्र द्वारा नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसलों के अंश के वो दोबारा पढ़िए। इस संदर्भ में कहना सही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र के कामकाज में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। अपने शब्दों में लिखिए कि क्यों। तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। न्यायपालिका सरकारी संस्थाओं को उनके अधिकारों के भीतर काम करने के लिए बाध्य करती है। तो न्यायपालिका ये आदेश देती है कि जितने भी सरकारी संस्था हैं वो अपने अधिकारों के भीतर ही कार्य करें। यह सुनिश्चित करती है कि, और ये भी सुनिश्चित करती है, ये भी बतलाती है कि कोई भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो, कोई भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो, उनके साथ जो है सही से बर्ताव होगी, कि उनको भी जो है स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार में। इस प्रकार न्यायपालिका लोकतंत्र को सुरक्षित और जवाबदेही बनाती है। और इस प्रकार जो है न्यायपालिका लोकतंत्र को सुरक्षित और जवाबदेह बनाती है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम लोग। और देखिए प्रश्न संख्या 7, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल विषय पर एक कहानी बनाइए। विषय पर एक क्या कहना है, कहानी बनाना है। तो देखिए, कहानी हम लोग को जो है बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कहानी बनाए हम लोग। रमेश ने जमानत के लिए कई महीने इंतजार किया। यहाँ पे नाम आप लोग कोई और भी लिख सकते हैं। कोर्ट में कागजी कार्रवाई इतनी धीमी थी कि सच सामने आने में देर हो गई। आखिरकार जब न्याय मिला तब वह देर हो चुकी थी। इसलिए कहते हैं, इंसाफ में देरी इंसाफ का कत्ल है। महज इंसाफ का जो है कत्ल है। तो कहने का मतलब, इंसाफ में अगर देरी मिलेगा तो इंसाफ का क्या हो गया, वो कत्ल हो गया। तो रमेश जमानत के लिए जो है कई महीने इंतजार किया। कोर्ट में कागजी कार्रवाई भी हुई, इतनी धीमी थी कि सच सामने आने में जो है देरी हो गई। आखिरकार जब न्याय मिला तो बहुत देर हो चुकी, और इससे जो है इंसाफ में जो है देरी हो गई, जो कि इंसाफ का एक प्रकार का कत्ल था। तो ये कहानी आप लोग को लिख देना है। 8वां प्रश्न है, अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। तो चलिए शब्दों से वाक्य बनाते हैं। जैसे कि संविधान, तो संविधान ने हमारे अधिकारों की रक्षा की। संविधान से क्या बना दिया हम लोग, संविधान ने हमारे अधिकारों की रक्षा की। न्यायालय से बनाते हैं हम लोग, न्यायालय ने मामले की निष्पक्ष सुनवाई की। न्यायालय ने मामले की निष्पक्ष सुनवाई की। और समानता का अधिकार से देखते हैं हम लोग कि हम सबको समानता का अधिकार मिलता है। हम लोग को समानता का अधिकार मिलता है जीवन जीने के लिए। वहीं जो है अगला देखते हैं, कानून का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है। कर्तव्य से बनाते हैं, कानून का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है। ये था प्रश्न संख्या 8 का जवाब। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9। चलो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9। यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब हम लोग। और देखिए इसमें
इस प्रश्न में और क्या कहा गया है, इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये नारा कहीं ना कहीं था। इस वक्त व्यय को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिलाकर देखिए। तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भूखा न सोए। सरकार को यह देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखा न सोए, सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त भोजन मिले, सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त भोजन मिले, अनाज का वितरण न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो, जो अनाज का वितरण हो वो सभी के साथ समान हो, न्यायपूर्ण हो और पारदर्शी हो। कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकारी योजनाएं चले, कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकारी योजनाएं चले, हर नागरिक को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसलिए जो हम लोग को राशन दिया जाता है ताकि जो है सबका पेट भर सके, कम से कम जो है पेट भरा रहेगा तभी हम लोग का जो है दिमाग भी काम करेगा, हम लोग जो है स्वस्थ भी रहेंगे। तो ये था हम लोग का क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक, जो कि बिहार बोर्ड का चैप्टर 4 न्यायपालिका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इतना ही।